हेलो एंड वेलकम टू द प्रिंट। मैं हूँ इरम सिद्दीकी और आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के नए स्टेट प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर एमएलए जीतू पटवारी जी। वेलकम टू द प्रिंट सर। जी धन्यवाद। सर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत चुनाव से पहले मानी जा रही थी। ऐसा क्या हुआ आपको लगता है जो ये नतीजे आए? नहीं, ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया जो सरकार के अर्थ का दुरुपयोग क्या होता है, चुनाव चलते हुए में उन्होंने लाडली बहना के पैसे डालना, लाडली बहना का 3,000 रुपये का लालच देना, फिर उसके बाद सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना, अद्भुत अर्थ का काले धन का उपयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नई विधा लेके आई है। फिर दूसरा, कुछ कमी शायद हमारी रणनीति में भी थी, इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया इस बात का कि जो नफरत, घृणा, कट्टरता, ये भी एक वर्क किया। फिर इन्होंने लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकी, मिर्ची झोंकी। वो कैसे? उन्होंने 5 मुख्यमंत्री करे और 5 मुख्यमंत्रियों को की कास्ट को, उनके लोगों को, उनके समाज को ये एहसास कराए कि मुख्यमंत्री ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। शिवराज सिंह जी का चेहरा था, ये किरारों के वोट उस नाम पे मिले। ठाकुरों में उन्होंने नरेंद्र तोमर जी को लाए, ठाकुरों के वोट उस नाम पे लिए। अब इसको लोधियों में प्रहलाद पटेल को किया। तो इन्होंने इस तरह का एक माया जाल बुना जिससे इन्होंने कहा कि ये हमारी स्मार्टनेस है पॉलिटिकल, यह हमारी रणनीतिक एक हिस्सा था, पर असल में लोगों के साथ धोखा था, समाज के साथ धोखा था। अल्टीमेटली उनको धोखा दे के वोट लेना, ये बीजेपी का एक चलन बना और उसको हम भांप नहीं पाए। ये हमारी भी कमी है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत सा ऐसा नैरेटिव जो हमें बनाना था वो बनाने में हम असफल रहे, और जो भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव सेट किया वो धोखा, धूर्तता, भ्रम, झूठ, मायाजाल, इस तरह की बात, मतलब मैं मानता हूँ उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे हुई। तो सर, इन चीज़ों से हम क्या सीख लेते हैं और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारी क्या रणनीति रहेगी? नहीं, बात यह है कि हर चुनाव कुछ सीख देता है। आप देखो कि 37 सीट में 8% वोट का 6% वोट कंपाइल हो जाता है। 8% वोट से हम पीछे हैं, मतलब ओवरऑल हम सिर्फ 2% वोट से पीछे हैं। तो 198 सीट जो कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से चिन्हित की, उसमें हम सिर्फ 2% वोट से पीछे हैं। तो इतना बड़ा जो मार्जिन दिखता है वो इतना बड़ा नहीं है। चिंता जरूर है, असफलता जरूर है, पर डर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, चुनाव से पहले आप ही ने जैसे सवाल किया कि सिनेरियो क्या था, सिनेरियो था कांग्रेस की जीत का, टक्कर का। हर पॉलिटिकल डॉक्टर ये कहता था कि चुनाव इस बार कांग्रेस के पक्ष में, कार्यकर्ता कहता था, अखबार कहता था, सर्वेस कहते थे, जो एग्जैक्ट पोल कहते थे, आप लोग पत्रकार कहते थे। फिर भी रिजल्ट उल्टा निकला है। मतलब हमारे कार्यकर्ताओं में निराशा नहीं है, बिल्कुल एक तरह से दर्द है उनको, आग है उनके सीने में। जब मैं कभी, आज मैं बात कर रहा हूँ तो 1 महीना मुझे अध्यक्ष बने हुआ है, तो मैं करीब 12 जिले घूम के आया हूँ। तो उनमें से ये बात निकल के आई है। जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, 12, 13, 14 सीटें ऐसी है जो हम 10-20 हज़ार की हार जीत पे है। विधानसभा वार हमारे विधायक चुन के आए। तो मुझे लगता है इस बार लोकसभा में हम 50-50 रहेंगे। सर, आज दिग्विजय सिंह जी ने भी ईवीएम के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आपको क्या लगता है सर, ईवीएम की भूमिका कितनी रही है इस चुनाव में? नहीं, बात यह है कि ईवीएम को लेकर जो सॉफ्टवेयर है ये मैनिपुलेशन हो सकता है। ये बात, जो मानव निर्मित मशीन, हमेशा किसी न किसी रूप में उसको आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जो दिग्विजय सिंह जी ने आज डेमो दिया वो भी इस बात का एहसास कराता है कि जो सॉफ्टवेयर है ये वोट कहाँ डलेगा और कहाँ बताएगा, ये मैनिपुलेशन हो सकता है। तो मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ी चिंता क्या हुआ ये नहीं है। सबसे बड़ी लोकतंत्र एक भरोसा है आम आदमी का तंत्र पे। मैं अपनी सरकार को चुनता हूँ, ये एहसास कराता है कि ये मेरी सरकार है। अगर इस तरह के का अविश्वास पैदा हुआ इस व्यवस्था पे से या ईवीएम पे से, तो फिर उस विश्वास की भी कमी आएगी, और जब विश्वास की कमी आती है तो क्रांति आती है। तो मैं समझता हूँ भारतवर्ष के लिए आज ज़्यादा जरूरी है कि व्यवस्था पे से अविश्वास होने लगा है,
उस विश्वास को लौटाने के लिए ईवीएम बंद करनी चाहिए। सर लेकिन इसी ईवीएम को यूज करके तो आप तेलंगाना भी जीते हैं, कर्नाटका भी जीते हैं, इससे पहले 2018 में आप मध्य प्रदेश में भी चुनाव इसी ईवीएम से जीते हैं, तो ये फिर आप कैसे कहते हैं कि वो हैक हुआ है या मैनिपुलेट हुआ है? ऐसा है कि जो लोग क्राइम करने वाले लोग कभी सुराग नहीं छोड़ते। तो जो लोग इस तरह का अगर क्राइम हो रहा है, ये एक तरह का क्राइम है, तो अगर इस तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है तो जनता के विश्वास को भी ठगना है उनको, और ये क्राइम को भी करना है या इस व्यवस्था को बनाना है। तो कहीं जिताएंगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ हराएंगे, और अपर साइड वो ही रहेंगे जो करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस विश्वास को जनता के, मतलब एक तरह से फिर धोखा, अगर ऐसा हो रहा है, कहीं जिता दिया, लोकसभा में हरा दिया, फिर कहा अब की बार 200 पार 200 मिल गई, फिर आगे बोल दिया कि अब की बार 400 पार 400 मिल गई, फिर एक दो राज्य जीत गए। ये एक तरह का लोगों को भ्रम पैदा करने वाली स्थिति बनती है। मैं विश्वास से और दृढ़ता से नहीं बताना चाहता, क्योंकि मेरे पास भी प्रूफ नहीं है, पर मैंने जैसा कहा, भरोसा उठ रहा है पब्लिक का, बहुत लोग इसके अगेंस्ट आ रहे हैं, कई एप्लीकेशन कोर्ट में लगी हुई है। तो इसका मतलब है व्यवस्था पे से, चुनाव की प्रणाली पे से लोगों का विश्वास हट रहा है। ये खतरा है लोकतंत्र के लिए और देश के लिए। सर आप ईवीएम को दोषी मान रहे हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी में इंटरनली भी कई चर्चाएं हो रही हैं कि शायद ये चुनाव कांग्रेस पार्टी ने ढंग से हैंडल नहीं किया। हाल ही में आपके एक प्रवक्ता आलोक शर्मा के एक बयान पे आपने उनको सस्पेंड भी किया, उन्होंने कमलनाथ जी को दोषी माना और वैसा बयान भी दिया सोशल मीडिया पे, तो इस पे आपको क्या कहना है? नहीं, आलोक शर्मा जी ने जो कहा उसके लिए पार्टी ने उनको शोकाज नोटिस दिया और वो कार्रवाई करेगी। जहाँ तक कमलनाथ जी का प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश दुनिया में एक मुख्यमंत्री जिनको कैंडिडेट है वो चुनाव जीतते हैं तो सीधे सीएम बनते हैं, क्या वो मैनिपुलेशन हो सकता है? क्या वो किसी से यार वो कार्रवाई करेगी। जहाँ तक कमलनाथ जी का प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश दुनिया में एक मुख्यमंत्री जिनको कैंडिडेट है वो चुनाव जीतते हैं तो सीधे सीएम बनते हैं, क्या वो मैनिपुलेशन हो सकता है? क्या वो किसी से मतलब अव्यवहारिक बात, विश्वास नहीं करने वाली बात। मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना है उन्हीं के हाथ में सब है। इस तरह की उनके लिए बात करना भी एक तरह से मैं मतलब इसको उत्तर देना उचित नहीं समझता हूं। और जिनने भी जो बोला वो सुर्खियों में आने के लिए बोल दिया होगा, पर गांधी परिवार से और कांग्रेस से कमलनाथ का रिश्ता सदियों पुराना है, कुछ नहीं है। सब विश्वास के साथ कमलनाथ जी ने चुनाव लड़ा। हाँ, फेल्यूर हुआ है, कहीं न कहीं चूक हुई है, पर चूक जानबूझ के नहीं हुई है, इतना मैं विश्वास से कह सकता हूँ। सर हाल ही में कल ही राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ था, उससे कांग्रेस के सेंट्रल कमांड ने एक पॉलिटिकल इवेंट कहते हुए उसको अटेंड नहीं किया था, परंतु पीसीसी के बाहर हमने पोस्टर्स देखे जिस पे लिखा था कि राजीव गांधी का सपना साकार हुआ, और यहाँ पे भी एक सेलिब्रेटरी टोन कांग्रेस ने अलग अलग जगह प्रोग्राम किए। कमलनाथ जी ने खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पत्रक राम का नाम लिखवाकर अयोध्या भेजे। तो आप इसको कैसे, मतलब आप कांग्रेस का क्या स्टैंड हो? स्टैंड ये है, हमारे देश का संविधान क्या कहता है कि इस देश में जो जिस धर्म को मानना चाहता है या मानता है उसको मानने की पूरी स्वतंत्रता और अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने धर्म पे, जिससे वो जीवन जीने की चाहत रखता है, उसको फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। मैं हिंदू हूँ तो मुझे गर्व है कि मैं भगवान राम और भगवान कृष्ण के बताए हुए आदर्शों को मानकर अपना पूरा जीवन जीऊँगा। तो ये मेरा व्यक्तिगत मत है, पर मेरा दूसरा भाई जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसको भी अधिकार है। यही संविधान कहता है, यही भारत की परंपराएं कहती है, और यही भारतवर्ष की खूबसूरती है, यही इसका गुलदस्ता है। तो जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है और उसने अगर सेलिब्रेशन कर लिया तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई खराबी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न है राम मंदिर का, मैंने पहले भी कहा, अब फिर से दोहरा रहा हूँ, हमारा राम पे उतना ही अटूट विश्वास है जितना विश्वास नरेंद्र मोदी जी का है। पर हाँ, वो उसके नाम पर उनकी पार्टी वोट मांग सकती है। हमने आज तक कभी राम के नाम पर या धर्म के नाम पर राजनीति में धर्म का उपयोग को हमने कभी एक तरह से उपयोग नहीं किया। तो ये अंतर है बड़ा उनमें और हम में। जहाँ तक पॉलिटिकल इवेंट का था, राम मंदिर अयोध्या हम जाएंगे, 100% जाएंगे,
लाखों की तादाद में जाएंगे और ये हमारी आस्थाओं का केंद्र है। पर भगवान राम के मंदिर का श्रेय की जहाँ तक प्रश्न है, ये तो कोर्ट में चलने वाली लड़ाई थी। राजीव जी ने उस समय कोर्ट और आस्थाओं का ध्यान रखते हुए उसके मंदिर के ताले खुलवाए थे और उस बाहर आके वक्तव्य दिया था कि ये चूंकि हमारा देश संविधान से चलता है तो संविधान में जो इसका प्रारूप बनेगा वो हमें एक्सेप्ट होगा, देश को एक्सेप्ट होगा। और अल्टीमेटली सालों की लड़ाई के बाद जो कोर्ट ने निर्णय दिया, जो दूसरा पक्ष था जो विरोध में लड़ रहा था उसने भी कोर्ट की बात को एक्सेप्ट किया, किसी को बुरा नहीं लगा और सब ने एक मत, पूरे देश ने न्याय व्यवस्था को सर माथे पे लिया और उसके आधार पर जो आज सरकार में लोग थे उनने फिर उस कोर्ट के आदेश की पालना की। तो इसमें श्रेय की तो बात आती नहीं है। तो मैं मानता हूं इस बात को कि ये जबरदस्ती जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई और आज जो अव्यवस्था है उनको दबाने के लिए इस मूवमेंट को बढ़ाना है, तो सर कांग्रेस तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती ना। सर, कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में कई सीनियर लीडर्स रहे हैं, फिर चाहे वो श्यामा चरण शुक्ला जी हों, अर्जुन सिंह जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, कमलनाथ जी हों, पर आज पार्टी की बागडोर आपके हाथ में। तो आने वाले दिनों में हम कांग्रेस को किस रूप में देखेंगे मध्य प्रदेश में? कांग्रेस का जो नेतृत्व है, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी और तमाम सीनियर मोस्ट लीडर हमारे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी, सारे और सारे विधायक जो चुनाव लड़े, इनकी सबकी सर्वसम्मति से मेरा चयन हुआ है। तो मैं मानता हूं कि इन्होंने सबने क्या सोचा होगा और मुझे ये जिम्मेवारी दी। इन्होंने सोचा होगा कि मैं नई और युवा पार्टी बनाऊं और यही आज की नीड है। तो मैं मानता हूं कि इस नीड को पूरी करना, पर इसका मतलब जो सीनियर मोस्ट लोग हैं उनका सम्मान नहीं करना, उनका पार्टी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो, ये तो नहीं हो सकता है। उसको बैलेंस करना। और मैं मानता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि ये जिम्मेवारी मुझे मिली है पर नेतृत्व सामूहिक है। ये मैं नहीं, हम के साथ कांग्रेस चल रही है। गुट क्या होता है, कांग्रेस का इतिहास हो गया। ग्रुपिज्म की पॉलिटिक्स नहीं होती। आई एम नॉट ग्रुप लीडर, आई एम पार्टी लीडर। तो मैं मानता हूँ कि उस तरीके से कांग्रेस चलेगी। सर, अयोध्या के सेलिब्रेशन को बीजेपी घर घर ले जा रही है। आगे वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस इसको कैसे काउंटर करे? नहीं, इनको मैं हम क्यों करें उसको काउंटर? हम तो ये पूछेंगे कि आपने 2 करोड़ रोजगार का कहा क्यों नहीं दिया? जिस घर में वो सेलिब्रेशन लेके जाते हैं उस घर की महंगाई डबल टिबल हो गई। घर का खाना नहीं बन रहा है ढंग से। जो रोज खाना खाते हैं उसमें से जीएसटी के नाम पर रोज 200, 300, 400 रुपया हर परिवार सरकार को दे रहा है और परिवार बीमार हो गया तो उस परिवार का कुछ न कुछ संपत्ति बिक जाती है। आप उसी सेलिब्रेशन जिस घर में मनाने जा रहे हैं उस घर का बच्चा बेरोजगार है, नशा कर रहा है। तो हम अपने मुद्दों पे बात करेंगे। जहाँ तक राम का प्रश्न है, हम कह चुके हैं कण कण में है राम, मन में है राम, पर राजनीति में नहीं है राम। बीजेपी ये बाकी सवालों से बचती है और वोट दूसरे हिस्से से मांगना चाहेगी। इसीलिए तो कांग्रेस ने इस बात को उस तरीके से कहा। सर, पंजाब में भगवंत सिंह मान जी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेगी। इंडिया अलायंस टूटते हुए नजर आ रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं इसमें? ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने और ममता बनर्जी जी ने कई बार इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने मिलकर मीटिंगें की है और निर्णय लिए। तो मैं मानता हूं कि हर पार्टी में कई लीडरों का एक समूह होता है। कुछ न कुछ कहीं न कहीं से कोई आवाज़ आ सकती है, पर अल्टीमेटली सबका जो कॉज है, जो टारगेट है, वो क्या है? देश में संविधान बचे और देश में लोकतंत्र की रक्षा हो। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पूरा विपक्ष बीजेपी के अलावा एकजुट हो। और एकजुट करने के लिए अल्टीमेटली इस देश की 70% जनता बीजेपी के अगेंस्ट है। उस वोट को, उस जो देश की भावना को सैल्यूट करने के लिए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। तो छोटी मोटी बातें कहीं आ सकती है, पर समय समय पे सारी बातें अल्टीमेटली एकजुटता से इलेक्शन होगा। सर, जब राहुल गांधी 2018 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश आए थे तो आपने उनको बाइक पे मंदसौर घुमाया था। आपको एक तरीके से राहुल गांधी का आदमी, यू आर राहुल गांधी मैन, ऐसी छवि के तौर पे आप
की है, तो राहुल गांधी ने आपके लिए क्या टारगेट फिक्स किए कि आप मध्य प्रदेश में क्या लक्ष्य है? अव्वल तो ये है कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, और उससे बड़ा भाग्य मेरा ये है कि आम कार्यकर्ता को लीडरशिप देख रही है, और लीडरशिप ने अगर मुझे रिकग्नाइज़ किया, ये ने राहुल गांधी के लिए सब बरोबर है। मैं राहुल जी को ये कहूँ कि सिर्फ मैं आई एम कनेक्ट टू राहुल जी, नो, राहुल जी इज़ ए वन एक एक कार्यकर्ता के साथ कनेक्ट है। तो वो जो नेचुरल है, उन्होंने एक संभावनाओं के साथ मुझे जिम्मेवारी दी है, और वो संभावना मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2028 में बने, और मैं मानता हूँ कि ऐसा होगा। सर, बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है शिवराज सिंह चौहान से आगे बढ़ते हुए, तो आप किसे बड़ी चुनौती मानते हैं, शिवराज सिंह चौहान को या मोहन यादव? नहीं, हमारे लिए न मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान चुनौती है। हमारे लिए हमारी पार्टी का स्ट्रेंथन, ताकतवर बनाना, हमारी आइडियोलॉजी को घर घर ले जाना, और नेचुरल है इनके 20 साल 25 साल के कुशासन से जनता को अवगत कराना। ये सब धराशायी हो जाएंगे, सब मिलके भी लड़ेंगे तब भी धराशायी हो जाएंगे। पर बीजेपी ने, शिवराज जी ने और मोहन यादव जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने प्रदेश के साथ धोखा किया है। आप जब चुनाव चल रहे थे तो आपने शिवराज जी के चेहरे को आगे करके रखा था। उनने लाडली बहनाओं से कई बातें की, बहना गले लगाया, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता हूँ बहन, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, आपके लिए कुछ कर सकूँ, कैसे कैसे भाषण दिए, और दिए कैसे, सरकारी खर्च पे। जो कर्ज लिया उसके अरबों रुपए के पांडाल और माइक लगा लगा के भाषण दिए, और बहनों को बताया कि 3,000 दूंगा चुनाव बाद, नहीं दिए। शिवराज भैया चले गए, अब मोहन भैया आ गए, अब वो सांसें ले रही है योजना, कब सांस उखड़ जाए उसकी पता नहीं है। 3,000 तो बहुत दूर की बात, 1,000 नहीं देने पाने की स्थिति बन रही है। बजट ये बोलता है, आपका खजाना ये बोलता है। तो ये एक तरह का धोखा नहीं है तो क्या है, चेहरा किसी और का बताया और शादी किसी और से कर दी, ये तो पाप है ना। तो बीजेपी ने जनता के साथ इस तरह का धोखा किया है। सर, 2014 के चुनाव में मध्य प्रदेश में 2 लोकसभा सीट कांग्रेस जीत पाई थी, 2019 में वो गिरकर 1 हो गई। आने वाले लोकसभा चुनाव में एक ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस एक भी सीट लोकसभा यहाँ से जीत ना पाए, तो आपकी क्या प्लानिंग है इसको लेकर? मैंने कहा कि 50% पे हमारा कब हिस्सा है, जो वोट पड़ा है, कुछ विधानसभाएं ऐसी है, लोकसभा ऐसी है जहां हमें 50% से ज़्यादा वोट मिला है, कुछ में हम 25,000 30,000 50,000 के अंतर से, ऐसी 15 विधानसभा लोकसभा ऐसी है जो आसपास है हमारे। हम अच्छी मेहनत करेंगे, टारगेट से करेंगे, 100% जीतेंगे। दिस इज इराम सिद्दीकी फ्रॉम भोपाल। थैंक यू।